तो आज 15 में हो गया। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 डेज बचे हुए हैं। अब 8 डेज में क्या ऐसा प्लान करें कि IMU CT में एक अच्छी सी रैंक ला सकें। मैं उन बच्चों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग एक बार से लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे थे, वो IMU को लेकर के फोकस थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन कम रह जाता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनमें एक टेंशन आने लगती है कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अच्छी रैंक आएगी नहीं आएगी, एक ये अंदर से मतलब टेंशन जैसी क्रिएट होने लगती है। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या करें इन जो बचे हुए 7 to 8 डेज हैं कि पेपर अच्छा हो जाए। ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो एक बार अगर मैं बात करूँ कि सिलेबस क्या है, कैसे है, किस हिसाब से उसका रेशियो है, किसको कितना टाइम देना है, आज सिर्फ और सिर्फ इसी पे बात करेंगे। मैं पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करूँगा कि ये कर लेना, ये कर लो, ये टॉपिक वो टॉपिक, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि वो जो आपका एक बार से सेक्शनल 6 सेक्शंस है, एक बार से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से जैसे मैथ की अगर बात करूँ तो मैथ एक प्रकार से आपके 50 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स के आपके 50 क्वेश्चंस आने हैं। अगर मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं। ये एक प्रकार से आपका कोर्स सब्जेक्ट होते हैं। आप 11-12 PCM का आपका परसेंटेज भी मांगता है। ठीक है, तो PCM परसेंटेज आपके 60 होंगे, इसका मतलब अच्छा पढ़े भी होंगे तभी तो 60 प्लस होंगे। इसमें से कोई जो देख रहा है वीडियो उनमें से किसी के 80 प्लस भी होंगे इनमें, तो इसका मतलब वो एक प्रकार से पढ़ा है इनको। बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश जनरली ISC CBSE बोर्ड के बच्चे पढ़ते ही अच्छी आती है, उनको 40 क्वेश्चन आने हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ GS की तो GS के आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग या एप्टीट्यूड की तो एप्टीट्यूड में आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर इस सेक्शन को देखें, इसका मतलब 200 क्वेश्चन हैं हमारे पास। 200 क्वेश्चन है, 3 आवर का टाइम है, जिसको मैं कहता हूँ 180 मिनट। अब प्रॉब्लम यहीं पर आती है बच्चे के साथ कि जो आपके 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, टाइम ड्यूरेशन 180 मिनट, कैसे टैकल करें, कैसे मतलब सेक्शन को डिवाइड करें कि ये वाले को इतनी देर में, ये वाले को इतनी देर में। प्रॉब्लम सिर्फ वहां पर है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर करना भी चाहूँ कि मान लेते हैं मैथ है मेरी, मैं 40 मिनट में करूँगा, 40 मिनट इसको दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई। मैथ में आपको क्वेश्चन आता भी होगा तब भी एक बार आप कैलकुलेट जरूर करना चाहेंगे, और अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि उसको 40 से 45 सेकंड में कर लें। इसका मतलब पर मिनट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, 1 मिनट भी मिनिमम एक को दिया जाए तो 50 मिनट हो रहे हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको बस देखते ही समझ में आ जाए कि ऐसे ही होगा, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जो मेरा मैथ का सेक्शन है, जो यहाँ पर मैथ का सेक्शन है, उसके हिसाब से मैं अगर टाइम को थोड़ा सा स्लॉट करता हूँ कैसे कैसे क्या करें, तो मैथ आपकी आनी है एक प्रकार से मैथ 50 क्वेश्चन आने। तो 50 क्वेश्चन को ये डिसाइड करके आपको जाना होगा कि 60 मिनट ही दूंगा। ये पहले से आपके दिमाग में चलना चाहिए, आज से दिमाग में चलना चाहिए, तब जा करके आप उस टाइम ड्यूरेशन को सेट कर पाएंगे। वरना आप एक बार क्वेश्चन को खोल करके बैठ गए स्क्रीन पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कितना तेजी से भाग रहा है। आप क्लास में बैठे होते हैं तो आपको लगता है कि अरे लेक्चर ओवर ही नहीं हो रहा है, बट जब आप पेपर हॉल में बैठते हैं
और आप सीरियस होकर के बैठते हैं तो वो जब आप क्वेश्चंस करने बैठ गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम ओवर हो गया। इसका मतलब आपको ये डिसाइड करके चलना है कि जो ये 50 क्वेश्चंस हैं ये एक प्रकार से 60 मिनट में करने हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स की अगर बात करूँ तो फिजिक्स जो है उसके भी 50 क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ कैलकुलेटिव हैं और कुछ थ्योरेटिकल है। तो मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 45 से 50 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम आप इसको 45, मैक्सिमम आप इसको 50, इससे ज्यादा नहीं दे सकते भैया। अगर आप टाइम देंगे, अभी मैं जोड़ूंगा फाइनल तो फिर बताऊंगा कि कहाँ क्या बच रहा है। देखिए अब इसके बाद आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आने हैं तो आप ज्यादा 15 मिनट दे सकते हैं इसको। ज्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे तो वैसे 10 से 12 मिनट ही देना चाहिए, पर मान लेता हूं कि मैक्सिमम आपने 15 मिनट दिया। ठीक, इसके बाद आपकी आनी है इंग्लिश। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, वो 40 क्वेश्चन है। एक प्रकार से 20 to 22 मिनट में हो जाने चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं जीएस की। जीएस अगर आपको आती है तो 7 से 8 मिनट में हो जाएगी, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करता हूं। मैं कहता हूं 20 क्वेश्चन है, आप 18 से 20 मिनट इसको भी देंगे। तो देखिए तो यहाँ तो 3 मिनट से ज्यादा, एक प्रकार से 3 आवर से ज्यादा टाइम लग गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, जब आप सेक्शन वाइज पहले से ये सेट करेंगे कि इस सेक्शन को मैं इतना टाइम दूंगा, तो आप 180 मिनट को एक प्रकार से 200 क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर पाएंगे। 200 क्वेश्चन 180 मिनट। इसका मतलब क्या होगा, 200 क्वेश्चन जैसे मैं बात कर रहा हूँ 180 मिनट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि जब आप टाइम को पहले से डिवाइड करके रखे होंगे तो आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो छूटेंगे नहीं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पेपर हॉल में पहुंचते हैं उनको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर सेट कर लेंगे। वहां पर कुछ सेट नहीं होता भैया। आपके सामने मान लेते हैं पहले खुल गया मैथ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं, तो आपके उस स्क्रीन में आपका मैथ का पेपर खुल गया और मैथ में 50 क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन आ रहे थे, आप करने बैठ गए, पता चला कि 1.5 आवर इसी में निकल गए। 1.5 घंटे आपने दे दिया और क्वेश्चंस कितने किए हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मतलब मैं कह रहा हूं कि अटेम्प्ट किए, अभी इनको टिक नहीं किया आपने। एक प्रकार से मान लिया कि आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, आपने 40 पे टिक कर दिया, 40 क्वेश्चंस। तो 1.5 घंटे में आपने 40 क्वेश्चन किया है। अब आपके पास बचा कितना है, 1.5 घंटे का टाइम बचा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने हैं, 150 है। 150 क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का टाइम है। इसका मतलब अगर मैं मोटा मोटा यहाँ से बात करता हूँ तो आपका कितना है, 90 मिनट है। 90 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। अब क्या करेंगे उसमें, अब फिजिक्स भी है। फिजिक्स अगर मोटा मोटा मैं अगर बात करूं कि आपके हिसाब से जिस ड्यूरेशन से आपने यहाँ टाइम दिया है, तो आपने 50 मिनट खर्च कर दिए। 50 मिनट यहाँ पर आपने खर्च किए, तो यहाँ पर कितने खर्च कर चुके थे, 90 मिनट और 50 मिनट ये हो गए। अब आपके 140 मिनट हो गए। बचा कितना आपके पास, 40 मिनट। और 40 मिनट में क्वेश्चन कितने करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। तब तो आप फंस गए। अब अगला सेक्शन जैसे ही आएगा तो आप क्या करेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में सही आता हुआ क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो आप यहाँ आधे घंटे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वहां का टाइम आपने सही सेट कर लिया, जबकि यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा दिया था आधे घंटे। तो अगर उस टाइम को पहले से सेट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में चलेगा कि ये, और आपको अगर पेपर में एक अच्छी सी रैंक स्कोर करनी है तो ये स्ट्रेटजी जरूर आपको बनानी पड़ेगी कि पूरा 200 क्वेश्चन जरूर आपको देखना है। उसके पीछे की भी बात बताता हूं क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि 200 क्वेश्चन आपको देखने हैं। जैसे मान लेते हैं 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में आप जो थे 150 क्वेश्चन तक गए और टाइम आपका ओवर हो गया। आपका जो कंपटीटर बैठा हुआ था 200 क्वेश्चन में से उसने 200 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, ये हुआ। अब यहां पर क्या हुआ कि पहले जो आपने 150 क्वेश्चन देखे हैं, आपने उसमें से 110 सही कर लिया। मैं मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूं, 110 सही कर लिया, ठीक है। आपका जो कंपटीटर था वो पहले 150 क्वेश्चन में उसने मान लेते हैं एक प्रकार से 100 क्वेश्चन ही सही किए, 100 सही किए पहले 150 में। अगले वो जो आपके 50 आपने छोड़ दिए हैं, उनमें से उसने क्या कर दिया, 20 क्वेश्चन सही कर दिए।
तो वो तो आपका 120 पहुंच गया। जबकि आप क्या अपने टैलेंट के चक्कर में कि नहीं मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इसका मतलब आप 110 में रह गए। तो रैंक किसकी बेटर आएगी? जिसने पूरे 200 क्वेश्चन देखे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हो सकता है आगे जो आपने 50 क्वेश्चन छोड़ दिए उसमें ऐसे क्वेश्चन रहे हों, देखते ही टिक कर दें आपका आंसर सही हो। मैं तुक्का की बात नहीं कर रहा, आपने क्वेश्चन देखा, आपने पढ़ा था और आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको टिक किया कि यही इसका आंसर होगा। इसका मतलब आपको यही करता है कि 200 क्वेश्चन जरूर देख लें। उसमें एक स्ट्रेटजी ये होगी कि जैसे आपने क्या किया कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चालू किया, तो कोशिश ये करिए कि जितने मतलब एक बार क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन पेपर को, और जितने आसान क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आसान क्वेश्चन मतलब एक प्रकार से 200 क्वेश्चन आपने खोल करके देख लिए और आपको टाइम जो है एक प्रकार से मान लेते हैं 40 मिनट लग गया। मैं ये कह रहा हूँ 40 मिनट लग गया और आपने क्वेश्चन को देखा, तुरंत रीड किया और जैसे ही आपको आंसर पे टिक कर दिया। तो मान लेते हैं इस 40 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 40 ही क्वेश्चन कर लिए। 40 क्वेश्चन, 40 मिनट 40 क्वेश्चन आपने कर लिया। इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। अब क्या करिए, फिर से दोबारा आपको लग रहा था कि ये कैलकुलेटिव है, मैं वहां पर ये बात कर रहा हूं कि आपने देखा तुरंत टिक गया। 40 मिनट में 40 क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, ऐसे आसान वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि जैसे ही आपने देखा तुरंत टिक कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ 40 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कर लेंगे या 60 क्वेश्चन कर लेंगे। वो इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा, कितनी कितनी किसकी इफिशियंसी है उस पे डिपेंड करेगा। मतलब 40 50 60 तो करेंगे, ये कहने का मतलब है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, अब आपके 40 50 60 वो क्वेश्चन जो बड़े आसान थे आपने टिक कर लिया। अब आपके पास कितना बचा? मैं यहां पर ही लेकर के चल रहा हूं कि आपके पास 160 क्वेश्चन बचे। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 120 मिनट है। अब यहां से अगर बात करते हैं 120 क्या 140 मिनट है। 160 क्वेश्चन 140 मिनट, आपने कितना टाइम को एक तरह से सही सेट किया, ये हो गया। अब 20 क्वेश्चन का गैप आ गया, तब तक आपके 40 क्वेश्चन सही भी हो चुके हैं। अब आप जैसे ही पहले से देखना चालू करेंगे और आपको लग रहा था ये क्वेश्चन को 1 मिनट में मैं कर सकता था, ये 40 सेकंड में कर सकता था, इसका फार्मूला मेरे दिमाग में चल रहा है, बस कैलकुलेट करके आंसर ठीक करना है। तो आपने ये 40 क्वेश्चन कर दिए और आगे जो 100 थे मतलब 160 थे, 160 में से 120 मिनट, 120 मिनट में से 160 में से मैं कह रहा हूं कि आप 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए। मैं कह रहा हूं 120 मिनट, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए और 100 आपके सही हैं। एक प्रकार से कितना हो गया? 140 क्वेश्चन हो गया। और 140 क्वेश्चन जब आप सही करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी रैंक आई है। तो ये आपको पहले से बनाना है। ये ड्यूरेशन जो है, ये यही ड्यूरेशन है कि आपको जहां कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप कोई बुक लेकर के बैठ रहे हैं या आपके प्रीवियस के जो करवाए हुए मतलब प्रीवियस में आपको जो पेपर करवाए गए हैं उन्हीं को लेकर के बैठ जाइए और टाइम आप क्या करिए, स्टॉप वॉच लगा करके बैठ जाइए कि इतनी देर में इतने क्वेश्चन टिक करूंगा। इसके बाद आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके टिक कर दीजिए और फिर टाइम देखिए कि क्या मैं इतने मिनट में इतने क्वेश्चन पढ़ करके, ये नहीं कि आपने आंसर आंसर आंसर, क्वेश्चन को पढ़ते हुए टिक करते हुए जाइए। जनरली आप कैलकुलेट मत करिए और देखिए कि क्या मैं इतने मिनट में इतने क्वेश्चंस देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं उनको। पहले तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना कि मैं इतने मिनट में इतने क्वेश्चन देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं उनको प्रॉपर ऑप्शंस के साथ और क्वेश्चन को। फिर कैलकुलेशन की बाद में बात करेंगे। अब आपने क्या किया, उसी पैटर्न पे जो आपका दूसरा पेपर रखा हुआ था, मान लेते हैं आपके उस पहले वाले में 50 क्वेश्चन थे, आपने उस पेपर को एक प्रकार से देखा और टिक किया, आपको 30 मिनट लग गए। अब आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ही अब इसके जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन थे जो आपके गलत हो गए थे, आपने देखा था और टिक किया था क्वेश्चन पढ़ करके और आप दिमाग में सोच करके टिक कर दिया था। अब यहां से आपने 50 क्वेश्चन लिया और 50 क्वेश्चन आपने 50 मिनट में कर दिया, 50 मिनट में विद कैलकुलेशन। और इस समय आपके मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 30 क्वेश्चन सही हुए थे और जब आपने कैलकुलेट करके सही किया तो आपके 45 सही हो गए। इसका मतलब तब भी आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं एकदम से। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन पेपर ये करना है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बाकी कंपटीटर की कंपैरिजन में आप पीछे रह जाएंगे। अब बच्चों को डाउट्स ये होते हैं कि अब इस ड्यूरेशन में सर करें क्या, क्या ऐसा पढ़ लें, क्योंकि बच्चे आते हैं कहते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्या होता है? अब अगर हम साल भर उस चीज की तैयारी किए हैं या जो ड्यूरेशन हमें मिला है उस चीज की तैयारी किए हैं,
तो इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे मैं मान लेते हैं फिजिक्स में मैं कह दूं कि भैया अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेना, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेना, मैंने कहा और बच्चे ने मेरे ऊपर ब्लाइंडली बिलीव किया, ठीक है, और वो अल्टरनेटिंग पढ़ करके गया और अल्टरनेटिंग से 3 क्वेश्चन आए। इसी तरह मैंने रे ऑप्टिक्स को टिक कर दिया और मैंने कहा भैया रे ऑप्टिक्स पढ़ लेना, इससे भी 3 क्वेश्चन आए, ठीक, और मैंने इसी प्रकार के कुछ टॉपिक्स जो मुझे लग रहे थे कि इंपॉर्टेंट है मैंने उनको टिक कर दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसी प्रकार का पैटर्न गया। मैंने किसी और को टिक किया था, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर लूं कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक को टिक किया कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी यूनिट जो है उसको पढ़ लेना, इससे 13 क्वेश्चन आते हैं और 7 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, 7 क्वेश्चन, तो वो तो आधे का रेशियो हो गया। और जिस टॉपिक को मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था उस टॉपिक को एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंट बना दिया। मैंने कहा था इसको छोड़ देना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, टीचर से या किसी दूसरे से पूछने से अच्छा है कि आपको आता क्या है, कितना आपने साल भर पढ़ा है। ड्यूरेशन ये जो आपका बचा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का बचा हुआ है। आप नए टॉपिक लेकर के अगर आज बैठेंगे तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, जो पिछला आता है वो भी जाएगा। तो इस ड्यूरेशन पे आपको सिर्फ यही फोकस करना है कि जो मुझे आता है मैं उसमें कितनी अच्छी कमांड हासिल कर सकता हूँ। कमांड चाहिए आपको, उस सिलेबस में कमांड चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 200 में 200 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 200 करने से आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी। आप अगर उसमें से 140 150 सही करके आते हैं तो आपकी फर्स्ट रैंक भी आ सकती है। तो आप ये समझ करके चलिए, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल समझना होगा आपको और अपने इफिशियंसी को समझना होगा कि क्या करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जब उनको ये फील आने लगता है आते आते कि अरे ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, वहां पर देखा था क्वेश्चन ऐसा था। भैया एक तो पहली बात, IMU का कोई डेटा बाहर नहीं है, आपको कोई क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, वो मैं बिल्कुल नहीं किसी के ऊपर ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, ये गलत है। उनका वो हो सकता है सेंसेक्स काम कर रहा हो कि इसके मैं बच्चे को बताता हूँ, हेल्प वो भी करना चाह रहे हैं आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हेल्प नहीं करना चाह रहे। तो एक प्रकार से आपको ये तो बता रहे हैं कि कम से कम ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो मैंने बहुत ऐसे जगह कुछ बच्चे वीडियो शेयर करते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन को करने में जिस प्रकार के ये बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लग जाएंगे, और जब मैं सॉल्व करने बैठता हूँ तो सच में वो 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। मैं अपनी जैसे कोशिश करता हूँ कि बस, तो इस क्वेश्चन पे नहीं फंसना है भैया। आपको 4 से 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे, जैसे मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, जो आपको फंसा करके रखने की कोशिश करेंगे। छोड़ दीजिए, उसकी जगह अगर आपने 4 से 5 मिनट दिया है एक क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन आपने सही कर लिया, और उन 5 मिनट्स में अगर आपने आगे के 4 क्वेश्चन सही कर लेते तो 4 मार्क्स आपको मिलते, और उसको सही करने के बाद 5 मिनट में 1 ही मार्क्स तो मिला। तो अपना टैलेंट थोड़ा ना दिखाना है वहाँ। आपकी रैंक आएगी तो आपका टैलेंट दिखेगा, रैंक नहीं आएगी तो आप किससे क्या आप ढोल पीटते रहेंगे, किससे बताएंगे कि नहीं मैंने तो ये किया, मैंने तो ये वाले क्वेश्चन को कर दिया तो ये वाला हट। ऐसा कुछ नहीं चलता है। आप जो कर करके आए हैं वो दिखाई देना चाहिए, तब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आपने किया है। आपको बोलना नहीं है, आपका रिजल्ट बोलेगा, ये मतलब हुआ। तो बोल करके चीजें सही नहीं की जा सकती हैं। तो एक प्रकार से आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो आपके 8 डेज अप्रोक्सीमेट बचे हुए हैं, तो इन 8 डेज में आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी होगी, ठीक है। 8 डेज में अगर ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अपने जो एक प्रकार से सब्जेक्ट हैं उनमें क्या करते हैं कि जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूँ आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, मैं मैथ की बात करता हूँ आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, मैं इंग्लिश की बात करता हूँ आपके 50 क्वेश्चन आने हैं। इनमें तो इस ड्यूरेशन में आपको अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, जो चैप्टर आते हैं उनकी खासकर, बिल्कुल एकदम से कि अगर इस चैप्टर से आएगा तो क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा। तो जैसे मैंने 140 की बात किया कि 140 आने हैं, 140 में से ऐसा अगर आपने कर लिया और मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, तो आने वाले अगर 60 क्वेश्चन में से आपने 20 भी सही कर लिए तो गुड रैंक। हमारे यहाँ के बच्चे जो रिव्यू देने आते हैं बताते हैं कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए
तो उस ड्यूरेशन में उनकी हमने देखा है एनालिसिस करके कि अच्छा ये बच्चा इतना बता गया था, ये बच्चा इतना बता गया था, तो इसकी रैंक इतनी आ गई। 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये आप पहली रैंक में आ जाएंगे, बट बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। बहुत अच्छी का मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस कॉलेज के हिसाब से आप सोच रहे थे, वो रैंक यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आने वाले समय में आपका ये ड्यूरेशन सिर्फ इसी के लिए होता है। इस ड्यूरेशन में इसके लिए नहीं होता कि आप आज खोल करके बैठा 7 दिन बचे हैं, आज से मैं बुक उठाता हूँ और तैयारी कर देता हूँ। इतना आसान होता तो भैया सब कोई निकालता। कंपटीशन आसान नहीं है, ठीक है। तो कंपटीशन आसान नहीं है, तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो ये मेरा आज का एक प्रकार से टॉपिक था कि मैं थोड़ा सा शायद आपको हेल्प कर पाऊँ इस ड्यूरेशन में। इस कारण से मैंने सोचा था कि ये कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है। रिलैक्स, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जिस दिन आपका पेपर है उस रात कोशिश करिए कि थोड़ा सा कुछ रिलैक्स फील करिए अपने आप को, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, वरना आपकी जो साल भर की पढ़ाई होती है उस प्रेशर के चक्कर में आते हुए क्वेश्चंस गलत करते हैं। कोशिश करिए कि उस दिन फॉर्मूले वगैरह देखिए, क्वेश्चन के बारे में सोचिए ही नहीं। अगर आपका पढ़ाई का बहुत मन कर रहा है तो आप क्या करिए, एक बार फॉर्मूले जनरली आप जैसे फिजिक्स के हैं, मैथ के हैं, फार्मूले पे बात करेंगे। फार्मूले पे बात करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होगा। आप क्वेश्चन लेकर के अगर उस दिन बैठ गए और एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया जो कि पहले सही हो जाया करता था, अब उसी को लेकर के आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उसके चक्कर में पता चला 5 आते हुए क्वेश्चन आपके गलत हो गए। जैसे ही आप पेपर हॉल से निकलेंगे तो आपको तुरंत आपके दिमाग में अगर ये तो गलती यहाँ पर कर दी, ये तो गलती यहाँ पर कर दिया। ये हमारे बच्चों के साथ हुआ है प्रीवियस में, तब मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक तो बच्चे ऐसे थे, पढ़ने में इतने अच्छे थे कि जब यहाँ पर टेस्ट हुआ करता था तो जैसे मान लेते हैं 100 क्वेश्चन का हमने टेस्ट किया तो किसी के 80 सही होते थे, किसी के 75 सही होते थे, 20 क्वेश्चन इधर उधर चलता है मान लिया, ठीक है। तो अब वो जब 200 क्वेश्चन का करवाने लगे तो उनके 150 प्लस 160 प्लस एक प्रकार से, या मान लेते हैं 140 प्लस वाला बच्चा है, और जब एग्जाम में गया तो वो क्या वही प्रेशर लेकर के, तो वो जब रिव्यू देने आया और ये फ़ोन से बात हुई तो वो कहता है सर मैं तो 110 तक अटेम्प्ट ही कर पाया हूँ। ये अटेम्प्ट है, ये सही नहीं है, ठीक है, ये अटेम्प्ट थे। तो अगर यहाँ पर ये 110 तक अटेम्प्ट कर पाया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, एक क्वेश्चन आया वो टेंशन में था, आता हुआ क्वेश्चन उसे लग रहा है कि आ जाएगा और सच में आ जाएगा, बट वो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत करता है, फिर टाइम को किल करता है, फिर उसी क्वेश्चन को लगाता है और सही करता है। तो वो नहीं करना है। आप एकदम से रिलैक्स रहिए, पेपर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको जंग लड़ने जाना है। रिलैक्स फील करिए एकदम से, और रिलैक्स फील करके जब पेपर देने जाएंगे तो आपका पेपर जो माइंड है ना वो एकदम से अपर लेवल का होगा, और अपर लेवल का होगा तो क्वेश्चन पेपर भी आपका अपर लेवल का जाएगा। तो ये आपको प्लानिंग करनी पड़ती है पेपर के लिए। ये सारे एक प्रकार से कुछ टिप्स मान लीजिए, ये सजेशन मान लीजिए, या जो आपको मतलब अपने तरीके से लगता है वो एक प्रकार से कंसीडर करिए इन चीज़ों को, और इन चीज़ों पे 7-8 दिन वर्क कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी आपके पास जैसे टाइम है, कोशिश करिए कि बस आप रिवीजन करिए। जैसे आपको रिवीजन के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए और उससे एक प्रकार से आप जैसे 60 नोट्स हैं फिजिक्स के उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, मैथ के भी मैं जल्द ही उसमें डाल दूंगा। तो उसमें जा कर के आप क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उससे फिजिक्स के नोट्स डाउनलोड करिए। जैसे फिजिक्स के नोट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक प्रकार से कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, कुछ आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओनली मैं कह रहा हूँ कि एक चैप्टर को पढ़ने में 15 मिनट लगेगा, हार्डली 20 मिनट लगेगा। आपने 20 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज किया,